तो डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का मतलब हमने सीखा, फिर सोशल सस्टेनेबिलिटी सीखा। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ये है, बिजनेस की ग्रोथ से लिंक करता है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बिजनेस और लोगों की ग्रोथ। अब लोग कहते हैं कि ठीक है, ग्रोथ का जिक्र तो हो गया, अगला स्टेप है वो जो ग्रोथ होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ये तो है इकोनॉमिक, सिर्फ लफ्ज इकोनॉमिक का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एनवायरमेंट एंड सोशल सिस्टम, कि आप ग्रोथ करें लेकिन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एनवायरमेंटल और सोशल सिस्टम, कि अगर आपने सोशल सिस्टम या एनवायरमेंट को खराब करके आपने इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कि वो ज्यादा देर तक लॉन्ग टर्म तक ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि लॉन्ग टर्म तक रखने के लिए लोगों को जिंदा रखना भी जरूरी है, वरना बिजनेस करने का क्या फायदा होगा। तो बिजनेस के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने सारी चीजें, मतलब ये इशू को भी कंसीडर करना है। तो अगर डेफिनेशन देखें, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रेफर टू द अप्रोच वेयर, यहां से शुरू हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन अ मैनर दैट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज अचीव्ड। ये हो गया इकोनॉमिक, without compromising the integrity of environmental and ये डेफिनेशन है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट कंप्रोमाइजिंग द इंटेग्रिटी ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल सिस्टम, ये डेफिनेशन है। बाकी तो ऊपर ये अगर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी किसे कहते हैं, ये उसको डिफाइन कैसे करते हैं। उसके बाद है इसका पर्पस। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद है बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है कि वो जो आप काम कर रहे हो वो फिर चलता जाए, आप लॉन्ग टर्म तक खुशहाल रहे, आपका बिजनेस भी खुशहाल रहे और आपके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं या इर्द गिर्द का माहौल है वो भी साफ सुथरा रहे। दूसरा मकसद है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, स्टेबल इनकम रखना लोगों की, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। कहता है जो आप बिजनेस की एक्टिविटीज है उससे एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, दूसरा लोगों की इनकम स्टेबल होगी और तीसरा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। पहले डेफिनेशन में लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट कंप्रोमाइजिंग द इंटेग्रिटी ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल सिस्टम। मकसद क्या है? पहला मकसद लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी और दूसरा मकसद लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, उनकी इनकम में बैलेंस आना और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव होना। यह है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मकसद। अब इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं होती और उसको फिर सही कैसे करना है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस या इकोनॉमिक फुटप्रिंट। ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम हिट होता है, सोशल नहीं, इकोनॉमिक सिस्टम हिट होता है, हमारी ग्रोथ में इश्यू आ सकता है, उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक चैलेंजेस या इकोनॉमिक फुटप्रिंट। तो सबसे पहला चैलेंज, रिलायंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिलायंस ऑन ऐसे रिसोर्सेज से आप अपनी प्रोडक्शन बना रहे हो जो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है एक दफा इस्तेमाल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो इनके आने वाली जिंदगी में खत्म होने के चांसेस हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा हमारे पाकिस्तान में तो गैस का इशू था। अब गैस हमारे पास एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स था, तो हमने विदाउट मैनेजमेंट इस्तेमाल की, जिसकी वजह से वो जितने भी गैस के ऊपर प्लांट चले गए, गाड़ियां चली गई, बाद में खराब हुए, लोगों के सीएनजी स्टेशन बंद हो गए। कहते हैं ओवर डिपेंडेंस टू ऑन फिनिट नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप महदूद रिसोर्सेज वाली जगह पे डिपेंड करेंगे, जो आपको लगता है हो सकता है ये खत्म हो जाए,
तो कल को फिर ये लॉन्ग टर्म, क्योंकि लफ्ज हम ऊपर क्या पढ़ के आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी, तो हमें फिर ऐसे रिसोर्सेज इस्तेमाल करें ना जो लॉन्ग टर्म हमें अवेलेबल भी हो। आगे उसने फॉसिल फ्यूल, मिनरल, फॉरेस्ट एंड फ्रेश वाटर, कहता है अगर हम इन चीजों का बेदरेग इस्तेमाल करेंगे या इन चीजों के ऊपर ही डिपेंड कर लेंगे तो आने वाले दिनों में एक मसला हो सकता है। को पता इंडिया के अंदर ना पेप्सी बैन हो गई थी, अब पता नहीं है या नहीं। इंडिया के अंदर पेप्सी बैन क्यों? जहां पर उसकी फैक्ट्री लगी हुई थी ना, वहां पर वो फ्रेश वाटर ज्यादा इस्तेमाल करते थे और वहां पर फ्रेश वाटर खत्म हो गया। आज भी अगर आप इंडिया की तमिल मूवीज देखो ना, तो वहां पर पानी का मसला ही कहता है कि हमारे खेतों में पानी नहीं आता। वहां पर पानी का एक पूरे ना, एक तमिल वाली साइड पर ना, पूरे के पूरी साइड पर पानी का बहुत बड़ा इशू है। अब वो जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगती है ना, उनको भी पानी चाहिए होता है। फिर वो एक लिमिटेड पानी है, तो वो अगर अपनी फैक्ट्रियों की तरफ मोड़ लेते हैं तो फिर वो पानी फसलों की तरफ नहीं जाता। और यहां तक देखिए इतना मसला बड़ा है कि वो सोशल लेवल पर उजागर करते हैं। लेकिन वहां पर उन्होंने फिर बंद कर दी थी पेप्सी फैक्ट्री वहां से। अब अगर पेप्सी फैक्ट्री को पहले ये पता होता, उसको पता तो होगा शायद, लेकिन वो वक्ती तौर पर फायदे के लिए उन्होंने पानी इस्तेमाल करते रहे। बाद में जब केस हुआ, केस लोग जीत गए और उसको वहां पर अपना पूरे का पूरा जगह पर प्लांट बंद करने पड़े। वो कहते हैं कि ऐसी जगह, पहली बात क्या है, ओवर डिपेंडेंस ऑन फिनिट नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक मसला है जिसकी वजह से रिजल्ट इन देयर डिप्लीशन, reducing the availability of input for future production and threat the future economic sustainability। जाहिर सी बात है, पानी खत्म हो मतलब जो आपका इनपुट है वो नहीं मिल रहा, खत्म हो गया या उसका मिलना कम हो गया, तो आपकी जो आउटपुट है वो अफेक्ट होगी। ओवरऑल क्या हुआ, आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी खतरे में पड़ गई। आप फिर आने वाले दिनों में आपको अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाएगी। इसको एड्रेस कैसे करें? अच्छा, जब जाहिर सी बात है, ऊपर उसने क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहला हल क्या है, डिपेंड करो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर, जो कि आपको लगता है कि अच्छा चलो खत्म भी हो जाएंगे तो वापस प्रोड्यूस हो जाएंगे, बन जाएंगे। ये जो डिफॉरेस्टिंग है ये बेसिकली रिन्यूएबल है। देखिए रिन्यूएबल है तो सही, करें तो सही। मतलब आप एक दरख्त काट लेते हो तो 2 दरख्त लगाओ फिर। लेकिन ये है कि अगर ये गवर्नमेंट ऐसे फैसले करे तो इससे काम आसान हो सकता है कि वो कहते हैं ठीक है आप लकड़ी इस्तेमाल करते हो, आपकी प्रोडक्शन में लकड़ी इस्तेमाल होती है, आप करो लकड़ी का इस्तेमाल, बट ऐसा करो कि तकरीबन एक दरख्त 2 सालों में या 3 सालों में या 4 सालों में तैयार हो रहा है, तो आप 4 साल पहले उसकी फॉरेस्टिंग शुरू करो। आज काटो तो आपके पिछले जो 4 साल का दरख्त है वो कंप्लीट हो जाए। मतलब एनवायरमेंटल इशू भी खत्म हो जाए, एनवायरमेंटल इशू भी खत्म हो जाए और आपका काम भी होता रहे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। जैसे आजकल लोग कहते हैं पानी की जो सतह है वो और नीचे हो गई है, जहां पर जो साफ पानी है वो और नीचे सतह हो गई है। अब और नीचे हो जाएगी तो हो सकता है वो पानी फिर साफ आए ही ना, क्लीन वाटर का मसला आ जाए। सबसे पहले प्रमोट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी इन द इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक सेक्टर। सबसे पहले कंजूसी से रिसोर्सेज इस्तेमाल करो। ये जो लफ्ज लिखा हुआ ना एफिशिएंट यूज, एफिशिएंट यूज का मतलब है कम टाइम में। जब हम इर्द गिर्द देखते हैं, अगर आप में से कोई सुबह नमाज पढ़ने के लिए जाता है ना मस्जिद में, तो वहां पर आपने देखा होगा कि सड़कों के ऊपर ना लोगों के ना पानी के नल जो सड़कों के ऊपर अक्सर लगे होते हैं, वो जो ये छोटे छोटे होटल वाले होते हैं या जो ढाबे खोल के बैठे होते हैं या कोई दुकानों वाले होते हैं, जो बाहर सड़क के पे उन्होंने एक ना नल रखा होता है, वो खुले होते हैं। अब वो पता नहीं कब पानी आया और वो पानी चलता है, वो पूरी सड़क पानी से भरी होती है। कुछ लोग गैस तो रात को या इस तरह से वो या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सर्दियों में खास तौर पर चूल्हे जलते छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा जो हम जुल्म करते हैं ना, वो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, खास तौर पर वहां पर जहां पर हमारी जेब से बिल नहीं जा रहा। हमने क्या करते हैं, लाइटें हम ये देख लेते हैं कि हम उस स्पेसिफिक पर्सन का नुकसान नहीं कर रहे होते, हम अपने मुल्क के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खास तौर पर हॉस्टल्स में रहने वाले।
वो एक स्पेसिफिक बिल उन्होंने दे देना होता है, फिर लाइट आए यानी वो बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। और यहां तक कि कुछ लोग ना वो गर्मियों में भी रजाइयां लेके सोते थे, तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं कि उन्होंने हमसे फिक्स कर दिया कि एक बंदे ने एसी का इतना बिल दे देना, कहता हम जब आते हैं तब भी हम चला कर ही आते हैं। अब वो लोग उस बंदे को तो शायद धोखा दे रहे थे या जो भी नहीं दे रहे थे, उस बंदे का तो फायदा या नुकसान हो गया, लेकिन जो ओवरऑल हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल, तो उन्होंने क्या लिखा है, कहता है एफिशिएंट यूज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक। हमारा डोमेस्टिक में भी चीजें जाया हो रही हैं, और ये जो बिजली के बिल होते हैं, ये जो खास तौर पर जिनको मसला नहीं होता, फाइनेंशियल इशू नहीं है, वो तो और ज्यादा, वो कहते हैं हमें इशू नहीं है, वो शायद इसको फैक्शन समझते हैं। मुझे एक भाई साहब कह रहा हो कि भाई जी हमारे घर में ना अभी एसी बंद नहीं होता, तो मैंने कहा ये अच्छी बात तो नहीं। आप ये शो करना चाहते हो कि आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन ये एक गलत बात भी तो है। आप बैठो एसी इस्तेमाल करो, जब आप बैठे नहीं हो तो एसी क्यों इस्तेमाल कर? वापडा वाले जो सबसे जिनको फ्री यूनिट मिलते हैं, उन वापडा वालों का ही हॉस्टल था, जहां पर शायद आप सर फैसल से, आप में से कोई पढ़ा हो शायद, तो सर फैसल वापडा में काम करते हैं ना, तो सर फैसल कह रहे हो कि हमारे हॉस्टल में एक सेकंड के लिए ना लाइट जाती है और ना ही एसी बंद होते हैं गर्मी। कहते हैं हमारी गैलरियों में ठंड आ रही होती है, और है भी विंडो एसी जो सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। वो कहते आज तक किसी एक बंदा की मैनेजमेंट में किसी ने नहीं कहा कि भाई आपने ये एहतियात करनी है। कहते हमारी चीजें हम ही नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कौन करेगा? तो जब इस तरह का माइंड सेट हो ना, कि जो ये सोच रहे हो कि हमारे मुल्क की खैर है, मुल्क की लेवल पर तो हम शायद अब सोच ही नहीं सकते, हमारी सोच उधर जा ही नहीं सकती। तो जब इस तरह का माइंड सेट होना, तो फिर वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होती ही होती है। पाकिस्तान के बारे में कह देते हैं कि अगले 50 सालों में इनके पास ये जो गैस है ये खत्म नहीं होनी, हमने माशाल्लाह 10-15 साल के अंदर खड़का दी सारी। यानी लोगों की एक्सपेक्टेशन होगा कि हमने हर चीज, इवन के लोगों ने ना अपनी जो स्त्रियां है ना, वो भी गैस पे आना शुरू हो गई, चूल्हे, इस्त्रियां, पता नहीं क्या कुछ, गाड़ियां, बाइक तक गैस किट आ गई थी कि वो भी गैस को उन्होंने चलाना शुरू कर दी थी, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी जाती चीज थी, बहुत सस्ता था। ये अभी कुछ अरसे पहले गैस का महीने का बिल 100-150 आता था, ये बहुत ज्यादा नहीं बात, ये 1-2 साल पहले की बात है। ये तो अब आकर बिल उन्होंने 4-5 हजार किया है, अदरवाइज पहले 100-200-500 आता था। हमें, हमारी कौम को ना आसानी राशि नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं खर्चे बढ़ेंगे फिर हम कंजूसी करेंगे। अभी पानी का मामला चल रहा है, पानी हम बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, पानी का बिल फिक्स है। जिस दिन उन्होंने पानी के यूज के ऊपर बिल लगा दिया ना कि जितना कोई यूज करेगा उतना बिल आएगा, फिर कुछ इसकी कंजम्पशन कम होगी। वरना पानी का बिल भी हम तो वो मुंह धोने जाते हैं और पानी खोल के ना पता नहीं सोचने भी लग जाते हैं। फिर वो बड़ा घर को जिसने ये आइडिया दिया कि वॉशरूम के अंदर शीशा लगा दिया, अच्छा खासा बंदे का टाइम जाया करवा दिया, और बंदा है भी देखिए अपने आप को ये चक्कर क्या है। तो ये सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पर हमें इंसान बनना पड़ेगा, मुहिब्बे वतन बनना पड़ेगा, फिर जाकर इंडस्ट्री में भी हम सही हो जाएंगे। एनकरेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, कहते हैं इंकरेज करना चाहिए कि आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कम इस्तेमाल करें। जैसे आजकल ई व्हीकल का रवाज आता जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग इसको एनकरेज कम कर रहे हैं। वो इस वजह से वो अक्सर वो अमार आता था तो वो सारे उसको छेड़ते थे कि ये इसकी बाइक ऐसा चलती है, लोग इसको थप्पड़ मार के भाग जाते हैं। आवाज भी नहीं आती, वो पता भी नहीं चलता, कहते छोटे छोटे बच्चे छेड़ के चले जाते हैं उसको। तो इस वजह से मसला क्या था कि हम उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसको जलील कर रहे हैं कि ये बाइक स्लो चलती है। एक अच्छी बात है, स्लो चलती है तो बेचती है, ये देखो। तो एनकरेज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, फिर इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इको फ्रेंडली इंडस्ट्री टू रिड्यूस एनवायरमेंटल स्ट्रेन। कहता है इस तरह की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें कि हमारा एनवायरमेंट सस्टेन रहे, इशू कम से कम हो। तो ये 3 बातें हैं उसकी रेमेडी। पहला नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करना एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से जान कैसे छुड़ाई जा सकती है, ये आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो
कि एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। दूसरा, डिपेंड करो ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट करें ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में कि जिससे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इको फ्रेंडली काम हो, ताकि हमारा एनवायरमेंट सस्टेन हो। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एंड, इनमें फर्क है, किसी को पता है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेरोजगारी। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है एम्प्लॉयमेंट ना होना, और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब एम्प्लॉयमेंट कम होना। बच्चे चले, इरशाद आप बताओ जरा, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। काम होना नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोजगारी, काम नहीं है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो लोग काम कर रहे हैं वो सही यूटिलाइज नहीं हो रहे, मतलब वो एम्प्लॉयड है, उनको सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उनके पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, वो पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो रहे। मतलब एक जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वहां अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। जॉब तो उनके पास है, काम ही नहीं करते, और काम है ही नहीं वो कहते हैं। ये भी सही कह रहे, काम ही नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड जॉब। ये किस में आएगा, अंडर में या अनएम्प्लॉयमेंट में? लिमिटेड जॉब, अवेलेबिलिटी ऑफ, ये अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आगे देखिए, विच कैन लीड, यहां पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स के अवेलेबल है, लेकिन हम उसकी यूटिलाइजेशन पूरी तरह नहीं कर रहे, स्पेशली वुमेन एंड यूथ, एंड इंक्रीज देयर सोशल। अच्छा, अंडर एम्प्लॉयमेंट में एक ये मतलब भी है कि सपोज दैट एक घर में 4 मस्तूरात हैं, 2 शैतान हैं, और एक जो भी है, ये बेचारा है। अब ये भाई साहब जॉब कर रहा है, लेकिन ये 6 लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब ये काम ही नहीं कर रहे, ये पूरे के पूरे लोग 6 के 6 लोग उस एक बंदे के ऊपर डिपेंड करें। इस चीज को खत्म करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये कल्चर ही खत्म कर, उन्होंने ये कल्चर डेवलप ही नहीं होने दिया, फैमिली कल्चर। नो डाउट बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उनको फैमिली कल्चर ना होने की वजह से, लेकिन इसके जो बरक्स फायदे हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा है। वहां पर इस तरह से तेरी माँ ने ये किया, तेरी बहन ने ये किया, तेरे चाचे ने, मामे ने, ताए ने, ये मसला ही नहीं है, क्योंकि कुछ चाचा मामा ताया है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कौन चाचा कौन ताया। ठीक कुछ अच्छे के बाद अगर मियां बीवी साथ रहते हैं, 99% उन दोनों को काम करना पड़ता है। अगर एक रेंट पे कर रहा है तो दूसरा ग्रोसरी पे कर रहा है, वहां पर कल्चर ही ऐसा है, और ये बाय लॉ भी ऐसा ही है। वहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट कम से कम है, ना होने के बराबर अगर है तो वो भी जो एशियन उधर जाकर रह रहे हैं ना, उनकी वजह से। वहां पर भी वो कहते हैं कि जो खवातीन है, वो भी ज्यादातर अगर वो कॉम्पिटेंट है ना, वो काम करती हैं ज्यादातर यहां पर। तो हमारे मुल्क में तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा, और अगर कुछ करना चाहे खवातीन, तो वो जो ये एक बैठा है एंड पे, जिन का है, जायंट का है, ये कह देता जी नहीं नहीं तुझे क्या जरूरत है, चलो ठीक है फिर हो जलील। मतलब अगर सपोज दैट यहां पर ये जो 4 खवातीन है, अगर ये थोड़ी कॉम्पिटेंट है, ये जाहिर सी बात है, हम कल्चर ऐसा नहीं है ना, तो वो मेंटली तौर पर ट्रेन ही नहीं होते। अगर ये थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करें तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी लेवल कम हो जाए। 18 साल के हमारे यहाँ जो आप लोगों की जो आप लोग ना 35 साल तक बच्चे ही रहते हो, अगर अदरवाइज आपको 14 से 15 साल की एज के बाद सारा दिमाग आपका चलता है सही वाला, तो 15 साल के बाद आप लोगों को अपने आपका सोच लेना चाहिए कि आपने किस तरह से अपनी जिंदगी आगे गुजारनी है। मतलब अभी तक
सुबह आपको जब शर्म आती होगी कि मुझे किराया दो, मुझे फीस दो, मैंने देनी है। अब तो माशाल्लाह 15 साल से ऊपर कब की ये लिमिट क्रॉस कर चुके हो, चलो हाथ 18 साल कह लो, बाकी सारे कामों का पता है, सिर्फ पैसे नहीं कमाने। वो अभी तक जब तक सीए नहीं होता, या बल्कि कुछ लोग तो सीए इंटर के बाद भी ना, जिनके खर्चे ज्यादा है तब भी वो पैसे लेते रहते। तो ये चीजें अंडर एम्प्लॉयमेंट में आ जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया लिमिटेड जॉब, और अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ, जैसे उन्होंने लिखा है वुमेन यूथ। वो कहता है इंक्रीज देयर सोशल डिपेंडेंसी, ये अपनी सोशल डिपेंडेंसी बढ़ाई जा रहे हैं, हालांकि इनको खुद करना चाहिए। और इसके लिए करना क्या, एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, अवेयरनेस कैंपेन टू यंग एंटरप्रेन्योर, कि जो यंग लोग हैं इन्हें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जाए कि यार काम किया करो, कारोबार करो। हमारे यहाँ कभी कोई करे भी सही ना तो वो पैसे खा जाता है यंग, घर वालों कहता है नहीं नुकसान हो गया, मतलब वो कल्चर नहीं है ना, कल्चर बहुत डिपेंड करता है। एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एकेडमिक नॉलेज एंड स्किल्स, मतलब जैसे चाइना के अंदर क्या है, स्कूलों के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, स्कूलों के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, वो वहां पर ही एकेडमिक नॉलेज भी चल रहा है और साथ साथ प्रोफेशनल स्किल्स भी चल रही है। मतलब जो चीज वो कर रहा है ना वो प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर रहा है। वो कहते हैं इस चीज को प्रमोट करेंगे तो खुद ब खुद ही लोग अपनी सोशल डिपेंडेंसी कम होना शुरू कर देंगे। ये तो पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर स्टेशनरी चाइना की जाती है, ये स्कूलों में तैयार होती है। पता है ये किस एज के बच्चे तैयार कर रहे हैं, चौथी, पांचवी, छठी क्लास के बच्चे ये बनाकर पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। इसलिए तो आपने कभी वो उनका देखा ना कि रेजर, कभी वो कोई किसी डिजाइन का होगा, किसी डिजाइन का बना देते हैं, वजह क्योंकि बच्चों का दिमाग है। वो बड़े, अगर कोई बड़ा बना रहा होता ना वो सिर्फ एक ही तरह का बनाकर भेज देता। तो जितना वो कहते हैं कि एकेडमिक नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल्स को इकट्ठा करेंगे, जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये जो सीए के अंदर एजुकेशन है ना, ये साथ साथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। हम यहां पर डेबिट क्रेडिट पढ़ा रहे होते हैं, आप लोग सोच रहे होते इसको पता नहीं प्रैक्टिकली कैसे करते। पीआरसी के बाद फौरन जैसे ही अकाउंटिंग पढ़ना शुरू कर दें, जैसे ही लॉ पढ़ना शुरू कर दें, टैक्स पढ़ना शुरू कर दें, एक फर्म के साथ या किसी जगह के साथ कनेक्शन हो और आप रोजाना के 1 से 2 घंटे वहां पर टाइम दें, वो बंदा जो उधर फर्म वाला बैठा है बॉस, वो आपसे काम करवाए। फिर आप देखोगे कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो अप्लाई कैसे हो रहा है। और मैं कहता हूं कि ये जो हमारे 5.5 साल हैं, 6 महीने में पीआरसी के बाद पूरे 5 साल ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों इकट्ठी कर दें, एक एक 2-2 सब्जेक्ट पास करवाते जाए और साथ साथ ट्रेनिंग करवाते जाए। 5 साल बाद आप ट्रेन भी हो जाएंगे, आपके पेपर भी पास हो जाएंगे, तो आप एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अभी भी जो हमारी सीए की वर्थ है ना, वो ये कैफ की वजह नहीं है, वो जो 3.5 साल के आर्टिकल है ना, पूरी दुनिया में नहीं है। किसी जगह 1 साल के हैं, एसीसी के 1 साल के हैं, किसी जगह 3 महीने है, किसी जगह 9 महीने है, 1 साल से ऊपर किसी की ट्रेनिंग ही नहीं है। हमारी ये पहले 5 साल होती थी, फिर लोगों ने क्या क्या कहते जी हाँ लोगों को आप बूढ़ा कर देते हो ट्रेनिंग के दौरान ही, फिर उन्होंने 5 साल से 4 साल की, अब 3.5 साल है, और अब इन्होंने 2 साल भी कर दी। जब तक इसका बेड़ा गर्क नहीं करेंगे ना आप सीए का, 6 महीने की ट्रेनिंग अगर कोई कहेगा तो 6 महीने का सर्टिफिकेट लेकर क्या करो। ये जो हमारे अंदर जो ग्रूमिंग आती है ये आर्टिकल्स है हमारे, तो आर्टिकल साल 3 कम, वैसे साल में तो सब समय लग जाती है, बट 3 साल एक मिनिमम होने चाहिए, कम से कम 3 साल की ट्रेनिंग बंदे की हो ताकि आगे जाकर परेशानी ना हो। आपको कोई सवाल है? सर आपने चाइना वाले कहा था ना कि वो बच्चों की एग्जाम देते हैं, कि ये सस्टेनेबिलिटी के खिलाफ नहीं कि वो चाइल्ड लेबर नहीं, ये एजुकेशन है, वो चाइल्ड लेबर नहीं करवा रहे, वो चाइल्ड लर्निंग करवा रहे हैं। चाइल्ड लेबर उसे कहते हैं कि फैक्ट्री में पढ़ाई को छुड़वा के फैक्ट्री में भेज दें। ये तो अगर वो एक उसको तरीका का सिखा रहे हैं ना, और उसको कहते हैं, उन्होंने ना इसको एक इनकम का जरिया बनाया है, लर्निंग को ही अर्निंग में कन्वर्ट किया। चाइल्ड लेबर तो वो होती है ना कि आपने उसको लर्निंग नहीं है, वो सिर्फ आपने उसको जॉब पे भेज दिया है, सारी सोशल सोसाइटी सोशल एक्टिविटी से दूर कर दी, तो ये तो एक एक्टिविटी है। तो उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक मसला है, इंस्टेबिलिटी। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर अगर मैं कहूं तो 80% इशू है। सबसे पहले तो वीक फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा। सबसे पहली वजह यह है कि अगर हम कर्ज लेने ही नहीं चाहते कि उसके ऊपर इंटरेस्ट है, एक वजह।
हमारे पास स्किल्स हैं, दिमाग है, सारा कुछ है, पैसे नहीं है। अब पैसा होगा तो कारोबार करेंगे, और अगर पैसा लेते जाते हैं तो मौलवी कहते हैं तो हराम खाता है, सूद है ये, बस फिर हम घर बैठ जाते हैं, दुआएं करते हैं कि कहीं से पैसा है। एक तो कहता है कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप सूद लो, लेकिन इस सिस्टम को इस तरह से करो कि कर्ज लेने में आसानी हो ताकि लोग कारोबार कर सकें। जाहिर सी बात है, इस्लाम एक प्रॉपर मजहब है, एक मुकम्मल जाब्ता हयात है, तो क्या कारोबार करने के लिए इस्लाम ने कोई वे नहीं बताया? तो अगर वो वे बताया उसको अडॉप्ट कर लो, उसके तरीके से आप आगे बढ़ो। लैक ऑफ रेगुलेशन, कानून नहीं है। पुअर एनफोर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन, अगर है तो प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं है। स्पेकुलेशन है, स्टॉक मार्केट इनस्टेबल है, मतलब ये जो स्टॉक एक्सचेंज में वो जो लोग शेयर खरीद रहे होते हैं, ये बेच देते होते हैं, उनमें इंस्टेबिलिटी हो सकती है। कैन ट्रिगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, रिड्यूस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। कहता है एक सिस्टम वीक है, रेगुलेशन वीक है, फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट इनस्टेबल है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज होता है कि कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। अब इसको सही कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, कानून ठीक करें। पहला क्या है? स्ट्रेंथन रेगुलेटरी बॉडी सच एज एसईसीपी, इंप्रूव रेगुलेटरी सिस्टम, जैसे बैंकिंग सिस्टम सही करें। इंप्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बाय इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स, इंप्रूव कंप्लायंस। वही सारी बातें, अगर सारी बातें देखें तो लिखा हुआ है इंप्रूव लॉ एंड रेगुलेशन। सब में क्या लिखा हुआ है? इंप्रूव लॉ एंड, एसईसीपी के लॉ सही कर ले, बैंकिंग के सिस्टम ठीक कर ले, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस के लिए रेगुलेशन को रिफॉर्म कर दे। ये है इसकी रेमेडीज। मिटिगेट का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कम करना। सेकंड लास्ट, अनसस्टेनेबल डेट लेवल। अनसस्टेनेबल, कभी कभी ऐसा होता है डेट लेवल या रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है कि बंदा इकोनॉमिक ग्रोथ वाली साइड पर जाता ही नहीं। जैसे पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू क्या है? जो पाकिस्तान का डेट लेवल है ना, अब सबसे ज्यादा जो बजट हम बनाते हैं हर साल, उसमें इंटरेस्ट की पेमेंट होती है। अब अगर यही वाला इंटरेस्ट की पेमेंट ना होती, ये जो पैसा है हमारा डिफेंस पे जाता, हमारी हेल्थ पे जाता, हमारी एजुकेशन पे जाता। इसी तरह अगर कोई कंपनी ने डेट इतना ज्यादा लिया हुआ है कि उसके प्रॉफिट का मेजर पोर्शन इंटरेस्ट के लिए चला जाता है, तो वो स्टेबल कैसे रहेगी? उसने अपने नए ऑपरेशन, नया प्रोजेक्ट कैसे शुरू करेगी? वही पैसा अगर वो री इन्वेस्टमेंट में आता तो उसकी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होती। अब तो उसको ग्रो करने के लिए भी नए कर्जे लेने पड़ेंगे। तो अनस्टेबल डेट लेवल इंक्लूड एक्सेसिव यूज ऑफ public and private borrowing without corresponding productive gain can lead the burden of debt saving cost which would increase inflation economy। अच्छा, ये इकोनॉमी लेवल पर बात कर रहा है, एक बिजनेस की बात नहीं कर रहा है। कहता है अगर हमने ये डेट वगैरह ले लिए इतने ज्यादा, और डेट लेकर अगर हमने उनको नॉन प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर दिया, ये पाकिस्तान में इशू आया भी था, शायद किसी को मुश्किल याद होगा, आपको नहीं याद हो सकता। मुशर्रफ के दौर में ऐसा हुआ था। मुशर्रफ ने क्या किया था कि पैसे लेके उसने ऐसी ऐसी जगह इस्तेमाल किए जो कि नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट थे। अब लोगों ने कहा कि खुशहाली तो आ रही है, लेकिन उस खुशहाली की वजह से पाकिस्तान की इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई। जो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन का दौर आया या तो मुर्शिद के दौर से शुरू हुआ या मुशर्रफ के दौर से। ये दो ऐसे दौर हैं जिन्होंने महंगाई 2 रुपए की चीज को 30 रुपए तक लेकर गए। इससे पहले क्या होता था, क्योंकि जब यहां तक कि मुशर्रफ जब चला गया, काम स्टेबल हो गया। हर साल बाद, पूरे 1 साल बाद, अगर कोई चीजों की कीमतें 2 है ना, तो साल बाद बजट आता था, ये इसकी कीमत हो जाती थी 2.25 या हद 2.5। इससे ज्यादा कीमतों में रद्दोबदल होता ही नहीं था। मुशर्रफ के बाद हमारी जलालत शुरू हुई है, सही वाली। मुशर्रफ ने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए, ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई, लोग तो आज भी जो इन्वेस्टर है ना उसकी तारीफ करते हैं। वो तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि उनका पेट भरा, मुल्क का तो बेड़ा गर्क हुआ। जैसे मुर्शिद की तारीफ लोग करते हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग हैं,
क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मुर्शिद के दौर में इतनी बूम पे चली गई थी कि 2 लाख वाला प्लॉट 8 लाख का हो गया, और आज कोई मुंह देख रहे को खरीदने नहीं आ रहा। वो सारी की सारी पूरी इंडस्ट्री बैठ गई। पहले एक घर होता था ना, 1 साल के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर 1 या 2 या 3 घर बेच लेता था और उसका घर चल रहा था। आज के दौर में वो कहते हैं 2.5 3 साल हो गए हैं मुर्शिद गए हुए घर ही नहीं बिक रहे। वजह क्या थी कि एक दफा एक ही इंडस्ट्री में आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी। तो जब आप इस तरह से अपने लोन या रिसोर्सेज गलत जगह पे लगा देते हैं ना, तब भी इकोनॉमी इशू में आ जाती है। तो अगर ये मुशर्रफ ना आता ड्यूरिंग दरमियान में पाकिस्तान बहुत, क्योंकि पाकिस्तान ने 97 के अंदर तो ये किए थे, 99 में किए थे या 97 में किए थे, जो इकोनॉमी 28 मई को जो धमाके किए थे 99 में किए थे, नहीं मुझे लगता चले अगर वो 99 में किए थे ना, 28 में 99 में, तो भाई साहब 13 अक्टूबर को नवाज शरीफ उतर भी गया था, सिर्फ इस तरह धमाके करवानों की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी खरीद ली, मुशर्रफ लेकर आए, मुशर्रफ ने फिर 10 साल पाकिस्तान को रगड़ा, मुशर्रफ के फौरन बाद अल्लाह ने हमें जरदारी अता दी। 2008 में या 7 में जरदारी साहब आ गए, बस फिर 2013 से लेकर 2018 तक ये नून लीग आ गई, फिर 2018 में अल्लाह ने मुर्शिद अता कर दिया। ये कोई पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ये इतना जल्दी नहीं हुआ, ये बड़ा स्लोली हुआ है। तकरीबन 26-27 साल हो गए पाकिस्तान का सही तरह से बेड़ा गर्क होने में। ये जो अब आकर ये थोड़ा सा कुछ फेस बेहतर ओवर हो रहा है, ये भी अल्लाह ने किया है, इसमें शायद नून लीग का रोल नहीं है। अल्लाह ने किया है कि मोदी के दिमाग में आया, उसने ऑपरेशन से दूर किया, उसके बाद पाकिस्तान का थोड़ा सा फेस बेहतर हुआ। ये जो अरबी है पाकिस्तान के साथ लग गए, एक ओवरऑल लोगों के अंदर ना बदमाशी शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा चलो जो बदमाश है उनको दोस्त बनाओ। तो पाकिस्तान प्रॉपर एक बदमाश मुल्क माना जाता है दुनिया में, क्योंकि ये डरते डरते नहीं है। अब ये इतना बदमाश है कि उनके जो लोग रहती है, पता नहीं उनकी आवाजें कहां से निकलती है, ये भी किसी को नहीं पता चलता। चले अच्छा, अनस्टेबल डेट लेवल को फिर इंप्रूव कैसे करें? स्ट्रेंथन टैक्स सिस्टम, इंप्रूव फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसी का पता है ना कि जो गवर्नमेंट के अखराजात वगैरह और रेवेन्यू को कंप्लीट करना, और रिड्यूस रिलायंस ऑन एक्सटर्नल डेट। लास्ट में है मायोपिया। अच्छा, ये मेडिकल वाले स्टूडेंट बता सकते हैं इसका मतलब? ये आंख में कुछ होता है, क्या होता है? बिलाल, मोतिया होता है? नहीं, आंख का ही है, क्या है ये? मेडिकल टर्म है। मायोपिया का मतलब है जिन लोगों को ये नजदीक से कुछ नजर नहीं आता ना, उसे बोलते हैं। ये जो जिसको ना वो आंख के करीब, जब मैंने ये पहली दफा, क्योंकि मैं तो एक वर्ड की रिसर्च करता हूं, जब मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊं या खुद पढ़ूं, तो एक वर्ड का प्रॉपर मतलब मुझे पता होता है, ताकि ना जाहिर सी बात है अगर ये नहीं पता होगा तो मैं समझा कैसे पाऊंगा। जब मैंने मायोपिया का सोचा ना, वो निकाला, तो वो उन्होंने कह दिया कि आंख के वो करीब, उन्होंने आंखें नहीं दिखा दी। मैंने कहा ये क्या है, ये इसमें क्या आ गया? फिर मैंने बायो की टर्म्स में उसने बताना शुरू कर दिया, गूगल ने इधर उधर, फिर मैंने थोड़ा सा उसको और चेंज किया, तो फिर पता चला मायोपिया कहता है कि ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हम करते, थोड़े फायदे के लिए प्लानिंग करनी, छोटे फायदे के लिए, नजदीक बस अभी फायदा हो जाए बाद में खैर है, उसे बोलते हैं बिजनेस के अंदर मायोपिया। और मेडिकल वाले से क्या कहते हैं? जिस बंदे को नजदीक से सही नजर नहीं आता ना, या नजदीक का वो कोई इशू होता है आई साइट में, उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, मायोपिया का मतलब है, ये भी एक इकोनॉमिक इशू है कि लोग शॉर्ट टर्म या जाती फायदे के लिए या वक्ती फायदे के लिए काम कर देते हैं, बाद में इसके जो एडवर्स इफेक्ट बाद में पड़ते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं ये भी एक इशू है। तो फिर इस इशू को हल कैसे किया जाए? लॉन्ग टर्म सोचा जाए, ऐसे प्लानिंग की जाए कि जिसका अफेक्ट फायदे लॉन्ग टर्म तक है, वक्ती फायदा सिर्फ ना देखा जाए। मायोपिया includes focusing on immediate short term gain by the government या business community which may lead to policies and decisions that
कंप्रोमाइज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एज वेल एनवायरमेंटल एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। कहता है लोग वक्ती या शॉर्ट टर्म फायदा हासिल करने के लिए लॉन्ग टर्म कंप्रोमाइज करते हैं अपने एनवायरमेंट इशू को भी, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को भी और सोशल सस्टेनेबिलिटी को भी। तो मायोपिया क्या होता है? फोकसिंग ऑन इमीडिएट शॉर्ट टर्म गेन। 3 लफ्ज याद रखने हैं। मायोपिया क्या किसको रेफर कर रहा है? इमीडिएट शॉर्ट टर्म गेन। किसकी? गवर्नमेंट की तरफ से या बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से? कंप्रोमाइज किसे करेगा? लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एज वेल एज एनवायरमेंट एंड डेफिनेशन पूरी हो। दोबारा मायोपिया किसको रेफर करता है निशा? इमीडिएट शॉर्ट टर्म क्या? गेन। किसकी तरफ से? बाय गवर्नमेंट या बिजनेस कम्युनिटी। कंप्रोमाइज किसको करता है? बाय कंप्रोमाइजिंग द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज एनवायरमेंट एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। पता चला? हाँ इशार बताएं जरा, मायोपिया क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गेन नहीं, इमीडिएट शॉर्ट टर्म गेन बाय गवर्नमेंट या बिजनेस कम्युनिटी। कंप्रोमाइज किसको करता है? वो भी 3 चीजें हैं, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को, एनवायरमेंटल एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी को। फिर इसका हल क्या है? हल वही लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करने चाहिए, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने चाहिए जो फायदा हो, शॉर्ट टर्म या अपने फायदे के लिए नुकसान नहीं करना चाहिए। प्रमोट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान, प्रमोट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान सच एज पाकिस्तान विजन 2025। ये पता है किसका है? आपका विजन। ये चाचू का है, मुशर्रफ का, सॉरी शहबाज शरीफ का है। नहीं 2025 है वो। ये उड़ान पाकिस्तान एक है और एक है पाकिस्तान विजन 2025। 2025 में पाकिस्तान को किस लेवल पर लेकर आना है। उन्होंने 1 साल का जो प्रोजेक्ट 2 साल का बनाया था। फिर उसके बाद एम्फसाइज ग्रोथ, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। फिर किसको एनकरेज करें? रेगुलेटरी रिपोर्ट और प्रमोशन। ग्रीन फाइनेंस क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड लोन और ग्रीन फाइनेंसिंग, ताकि वो ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करें जिससे एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमने कल पढ़ लिया था। अच्छा, जो कल ग्रीन फाइनेंस है ये वैसे पेपर में आ चुका है, फिर भी एक दफा पढ़ना है। तो कल हमने 7, 8वां और 9वां 2 पॉइंट पढ़ने हैं। आपने करना यह है कि इसके ना कुछ क्वेश्चन कल याद करके ना अटेम्प्ट करके आना। पहले 3 क्वेश्चन किस चीज का? हाँ तो वो तो सीएम एक बात है ना, हम तो दिया ये कर रहे हैं।